हेलो बच्चों, सीआर इंटरनेशनल स्कूल की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम 11वीं कक्षा का पाठ पढ़ रहे थे रीडर सेक्शन से और पाठ का नाम था गलता लोहा। हमने पढ़ लिया था कि धनराम और मोहन दोनों दोस्त हैं और बचपन में उन्होंने एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है और जिनके मास्टर थे त्रिलोकी सिंह। त्रिलोकी सिंह मास्टर ने धनराम को टेढ़ा का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, लेकिन उसे वो याद नहीं हुआ। लेकिन मोहन एक मेधावी छात्र था और उसके पिता के भी बहुत बड़ा सपना था कि वो एक ऑफिसर बन जाए। हमने कहानी पढ़ी थी कि मोहन के पिता वंशीधर ने अपने सहजातीय मित्र रमेश से अपनी समस्या बताई, तो रमेश ने क्या किया था कि मैं लखनऊ रहता हूं और आप अपने बच्चे को लखनऊ भेज सकते हो, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा कि लखनऊ जाकर यहाँ पर था कि मोहन का लखनऊ जाना क्या सार्थक रहा। मोहन जब लखनऊ जाता है तो उससे रमेश घर के घरेलू काम कराता है, साथ में उसकी जो पढ़ाई का वादा वो करके गया था उसे एक नॉर्मल से सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देता है। जो छात्र गांव में बहुत ही इंटेलिजेंट था, मेधावी था, ऐसा छात्र शहर में जाके गुमनाम हो जाता है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई नहीं जानता, कोई पहचान नहीं बना पाया वो। उसके बाद उसका उल्टा देखिए, पढ़ाई से प्रभावित होना। पढ़ाई से प्रभावित क्या, सारे दिन घर का काम करना, कोई चाची कह रही है दूध ला दे, कोई कह रहा है कुछ ला दे, इस तरह से कोई दो कह रही धोबी को कपड़े दे, यानी सारा दिन तो वो काम में लगा रहता। कब पढ़ता, घर में घरेलू काम करता नौकरों की तरह और साथ में थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई करता, लेकिन उतनी अच्छी पढ़ाई वो नहीं कर पाया। उसके बाद उसने बताया कि पिता की ख्वाहिश, अब उधर वो लखनऊ में है और इधर उसके पिता की ख्वाहिश है। गांव वाले पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि गांव वालों को कि मेरा बेटा लखनऊ पढ़ रहा है। उसको लगता है लखनऊ में पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा है, लेकिन आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने कहानी पढ़ी है, उसमें बताया हुआ है कि लखनऊ जाकर उसका कैरियर जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया और एक नया पाठ शुरू हो गया। कौन सा, घर के काम करने का, सरकारी स्कूल में जाना, आना, घर के आकर नौकरों की तरह काम करना, बस यही दिनचर्या बन गई थी। लेकिन इधर उसके पिता उसको बड़ा बनने का जो सपना देख रहे थे, वो गांव वालों से पूछने पर बार बार ये बताते थे कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है, बड़ा अफसर बन गया है। ये मन में ख्वाब लिए हुए वो सारे गांव को बताता था। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ते हैं, तो चलिए किताब पर। 8वीं की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। कहने का मतलब ये कि 8वीं तो उसने पास कर ली लखनऊ से, लेकिन जब वो छुट्टियों में घर आया और वापस जब वो लखनऊ गया तब रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है, यानी कि उसकी पढ़ाई नहीं करवाना चाहते। बात घूम फिर कर जिस से मुद्दे से उठती उसी मुद्दे पर खत्म हो जाती। कौन सा मुद्दा, कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा है आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। कहने का मतलब कि एमए बीए करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मारे मारे लोग फिर रहे हैं डिग्रियां लेकर, ऐसे तो अच्छा है कि आदमी कोई ऐसा काम सीख ले जिसमें हाथ का काम है, यानी कि हाथ से वो कोई कमा सके ऐसे काम। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से, रमेश ने क्या किया कि कोई जानकार था उससे एक तकनीकी स्कूल में जहां पर क्या है मैकेनिक का काम सिखाया जाता हो, ऐसे स्कूल में उसे भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया, यानी कि तकनीकी स्कूल में जाता, दिनचर्या में अंतर मतलब दिन का काम उसको वैसा ही करना पड़ता, क्या कि पहले की तरह स्कूल जाए और घरेलू कामकाज भी करता रहे। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के बजाय कारखानों और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। यानी कि जो मोहन आत्मनिर्भर बन सकता था, ऐसा मोहन बच्चा क्या किया, उसने कारखाने या फैक्ट्री में नौकरी करने लगा और इसके बाद क्या है, चक्कर काटते काटते वो काबिल नहीं बन पाया। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह से उसकी पढ़ाई के बाबत में बताते। उत्साह का मतलब उसे पता था कि मेरा बेटा लखनऊ गया, बड़ा आदमी बनेगा। कहते वो जोश में भर जाते और कहते मेरा बेटा पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। मन ही मन उनको विश्वास भी था कि एक दिन वह बड़ा अफसर बनकर जरूर आएगा, यानी कि लखनऊ गया है तो अच्छा पढ़ लिखेगा, अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, वास्तविकता मतलब जब उसे पता चला कि वास्तव में मेरा बेटा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कि वो तो फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहा है। कहते जानकारी जब उसे हुई या उसका ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तो न सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ बल्कि वे
लोगों के अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का भी साहस नहीं जुटा पाए। सपना भंग कौन सा? वो सपना सारा टूट गया, यानी कि मेरा सपना टूट गया है, ऐसा कहने की उसकी हिम्मत भी नहीं रही थी। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका उन्होंने तोड़कर दांत में दबाते हुए बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है, यानी यहाँ पर झूठ बोला कि सेक्रेटरीट लग गए मेरा बेटा, और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा, यानी कि अब परीक्षा दे देगा तो वो जरूर बड़ा पद हासिल कर लेगा। धनराम को त्रिलोकी सिंह मास्टर की भविष्यवाणी याद आई और उन्हें यकीन भी था कि ऐसा तो होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष, यानी दांतों के बीच में अपनी तिनके को दबाकर असत्य भाषण का दोष ना लगे, यानी जो उसने झूठ बोला था, किसने? वंशीधर ने, यानी कि मोहन के पिता ने जो झूठ बोला था उसका आरोप उस पर ना लगे, ये कहकर वो आगे निकल गए ताकि क्या है, धनराम को पता न चले असलियत का। धनराम के शब्द, फिर उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है, तब धनराम के जो शब्द हैं उसके कानों में काफी देर तक उसे क्या है, दुखी करते रहे। कौन से शब्द? कि मोहन लल्ला तो बचपन से ही बुद्धिमान थे। जब उसने बताया कि सेक्रेटरीट में है, परीक्षाएं देकर वो आ जाएगा, बड़ा पद उसे मिल जाएगा, ठीक है, तब उसे याद आई वही भविष्यवाणी जो त्रिलोकी मास्टर ने की थी कि ऐसा तो होना ही था। मास्टर जी पहले ही कहते थे कि लल्ला बचपन में बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए ऐसा तो होना ही था। ये सारी चीजें आपस में वो बात कर रहे थे, धनराम को बता रहे थे, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि अब उसे असलियत का पता चल गया था, उसका जो बच्चा है वो अब वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, जैसा उसका सपना था। ठीक है, आगे त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंग मोहन और धनराम बातें करते हैं। ये तो जो ऊपर की स्टोरी आपने पढ़ी है, ये तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और अपने बचपन के कई प्रसंग यानी कई कहानियां उनके जीवन में जो मोहन और धनराम ने साथ बिताई थी वो आपस में कर रहे थे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैंत से निकाल कर भट्टी पे तपाया, यानी कि मोहन जो है वो किस लिए आया था, वहां पर वो अपनी दराती ठीक कराने आया था। ठीक है, हंसुए का मतलब यहाँ पे दराती है जो घास से काटी जाती है। कहते हैं उसके फॉल को बैंत से खींचकर यानी लकड़ी के हिस्से से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार लगा दी, गढ़ दिया, लगा दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बैंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। भूल चूक का मतलब कि बचपन में मैं तुम्हारे पिता जब बताते थे तो न जाने मैंने भी क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, ये सारी भूल चूक वो माफी मांगना चाहता हो, जैसे हंसुए को क्या है फाल लगा कर, ऐसा लगा। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते मैं तत्काल बना देता। कहते तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे पिताजी अगर किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं इसे तुरंत बना देता। मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो, यानी कि वो जल्दी नहीं जाना चाहता था। काम होने के बाद भी क्या है, मोहन वहीं पर उसकी दुकान पर बैठा रहा, उसके ऑफर पर बैठा रहा। अब यहाँ पर बात हो रही है जातिगत की। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग, ब्राह्मण टोले का मतलब ब्राह्मण जाति के जो लोग होते हैं वो शिल्पकार के टोले में, शिल्पकार का मतलब यहाँ पर लोहार हो गया, सुनार हो गया, मोची हो गया, ठीक है, कुम्हार हो गया, ठीक है, ऐसे लोगों के जातिगत घरों में उठना बैठना नहीं करते। ऐसा होता नहीं है कि ब्राह्मण जाति का व्यक्ति उसके घर जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि ऐसे के घर जाना भी पड़ जाए या जाना ही पड़े तो खड़े खड़े ही बातें निपटा लेते हैं, नहीं खड़े खड़े ही बात कर लेते हैं, उसके घर पे बैठते नहीं है, चाय पानी तक नहीं पीते हैं। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना तो उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। कहते अगर बैठने के लिए कह भी दे तो शायद ऐसा लगता है जैसे उसकी जाति का अपमान कर रहे हो, ऐसा लगता है। पिछले कुछ वर्षों में शहर में जा रहने के बावजूद भी, यानी काफी दिनों से मोहन जो है वो शहर में रहा, गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। यानी कि मोहन को पता था गांव में ऐसा होता है। गांव में कैसा होता है कि जो शिल्पकार के टोले के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके घर ब्राह्मण जाति के लोग नहीं जाते। कहते इसलिए वो शहर में रहकर भी मोहन गांव की जो रीति रिवाज थे उनको नहीं भूला था, संभव नहीं था कि वो भूल गया हो। धनराम मन ही मन उनके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया कि ये कैसा व्यवहार है, ब्राह्मण जाति का लड़का मेरी ऑफर में बैठकर, ठीक है, काम करा रहा है, ठीक है, उसके बाद बैठा हुआ है, लेकिन प्रकट रूप से उसने कुछ नहीं कहा। कहते ठीक है बैठा है तो कोई बात नहीं, बैठ गया तो अब मैं क्या कहूँ, मतलब मेरी नीची जाति है, इसकी ऊंची जाति है, अगर ये बैठ भी गया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो अपना काम करता रहा, ठीक है। लोहे की एक छड़ को क्या काम कर रहा था धनराम,
लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी पर गलाकर यानी गर्म करके धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाथ में उनने सड़सी पकड़कर यानी जैसे चिमटा होता है जैसे गर्म लोहे को पकड़ने के लिए, ऐसे जब दूसरे हाथ से उसने हथौड़े पर चोट मारता तो निहाई के पर ठीक घाट में सिरा फंसे होने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था, यानी लोहा मोटा था, ठीक है, और वो गोल छड़ी मुड़ नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर तो उसके काम को देखता रहा और फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर, संकोच क्या है कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं, मैं क्यों मदद करूं, कहते ये सारा संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर किया, यानी दूसरी साइड से उसने पकड़ा और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोटें मारी। नपी तुली का मतलब 2-4 चोटें ही मारी। अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर, अभ्यस्त का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके हाथ उसी में रमे हुए हैं, धोकनी चलाना वो जानता है, ऐसे फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोल रूप दे दिया। यानी कि जो काम धनराम नहीं कर पा रहा था वो मोहन ने अपना ब्राह्मण जातिगत संकोच त्याग कर उस काम को उसी गोलाई में, जैसा धनराम गोलाई में लोहे को मोड़ना चाहता था वैसा का वैसा उसने भी मोड़ दिया। किसने? धनराम ने, मोहन ने मोड़कर दिखाया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ, यानी मोहन का इस तरह से बीच में आना इतनी फुर्तीला और अचानक ढंग से हो गया कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला कि धनराम कोई गलती करता, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो बीच में उससे छीन लेता या कुछ करता ऐसा। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, यानी अब क्या करता, वो चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में और उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। कहता मुझे उसकी कारीगरी पर कोई शक नहीं था, यानी कि वो कर सकता था, लेकिन एक पुरोहित खानदान का ब्राह्मण जाति का एक लड़का किस तरह से इस काम को और उसकी भट्टी पर बैठकर, यानी काम तो कर ले लेकिन उसी की दुकान पर बैठकर और उसके बीच में काम में हाथ डालकर वह शंकित डालने पर जो आश्चर्य धनराम को हुआ था वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगे, यानी कि अब क्या करें। ब्राह्मण जाति के लड़के ने क्या है लोहार वाला काम करके दिखाया। कहते अब वो शक की दृष्टि से देख तो रहा था कि अब ये क्या सोचेगा, लेकिन मोहन ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जबकि धनराम ही अपने आप को हीन समझ रहा था। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर, यानी कि धनराम शर्म महसूस कर रहा था, वो कंफ्यूज था, ठीक है, धर्म संकट में था कि मैं लुहार हूं और ये तो ब्राह्मण जाति का लड़का है। वो उदासीनता को मोहन ने पढ़ लिया और संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था, यानी कि जो मैंने गलती धनराम ने की थी वो मैंने सुधार दी है, उस गोलाई को वो देख रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा, यानी धनराम से वो ये पूछना चाहता था क्या मैंने लोहार का काम मैंने अच्छी तरह से किया है, यानी जैसा तुम कर रहे थे वैसा काम मैंने भी कर दिया है, तो क्या मैं ये काम, ये जो कारीगरी है ये मुझे भी आती है। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। सृजक का मतलब होता है नया निर्माण करने वाला। कहते उसकी आंखों में भी एक नया निर्माण की चमक थी कि उसे यकीन था कि वो भी कुछ नया काम कर सकता है, जिसमें ना तो कोई वैर भाव था, स्पर्धा का मतलब ना तो कोई होड़ थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव, और न ही उसमें किसी प्रकार की हार जीत का भाव कि मैं जीत गया तुम्हें नहीं आता था, ऐसा मोहन का उद्देश्य नहीं था। उसका मतलब तो ये था कि मैं भी एक अच्छा कारीगर बन सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, और मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे मैं भले ही पुरोहित खानदान का हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारी ही भट्टी पर बैठकर तुम्हारी तरह काम करके, ठीक है, तुम्हें संकोच नहीं होना चाहिए, धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोहार जाति हो, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, फिर भी मैं ये कारीगरी का काम कर सकता हूँ या अपना सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से उसने ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लोहे की या लोहार का काम उसने करना सीख लिया था। किसने? मोहन ने। तो इसमें ये जो पाठ है बच्चों, ये हमें ये दिखाता है कि इस पाठ में ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, मान लीजिए सेठ हैं, बनिए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऊंची जाति के, अगर उनका वो व्यापार बंद हो जाता है तो ऐसे में उनके बच्चे जो होते हैं वो हीन भावना में आ जाते हैं, सोचते हैं कि हम लोहार का काम क्यों करें, ठीक है, हम कुम्हार का काम क्यों करें, हम मोची का काम क्यों करें, हम साफ सफाई का काम क्यों करें, ठीक है, हम मजदूर क्यों बने। तो इस तरह की बातें नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट उस कारीगरी में है, जिस तरह से मोहन का था, उस कारीगरी में है, तो आप उस कारीगरी में भी एक क्या है, एक नया रास्ता खोल सकते हो।
एक नई उम्मीद जागती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोहार का काम में भी बहुत परफेक्ट होते हैं, कुम्हार के काम में बहुत परफेक्ट होते हैं, एक से एक बढ़कर कलाकारी है उनमें। तो इस तरह से ये भी इसका जिक्र ये है कि जातिगत भेदभाव नहीं देखा जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोहार के बच्चे जो हैं वो ब्राह्मण पढ़ लिखकर ब्राह्मण नहीं बन सकते, बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी दिखाया गया कि एक ब्राह्मण लड़का भी लोहार का काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें ये सारी देश भावना, जातिगत जो भेदभाव है गांव में जो होता है उसे त्यागना होगा, ताकि हम निठल्ले ना रहे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब ना हो। आर्थिक स्थिति खराब हो तभी होती है जब हम अपना पैतृक धंधा तो छोड़ दें और आगे आने वाला जो काम है उसमें हमें करने में शर्म आए। तो ऐसे काम को देखते हुए आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपनी जाति के छोड़कर, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जाति के काम को छोड़कर बहुत सारे नए नए रोजगार अपना रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पाठ है हमें यही शिक्षा देता है कि जातिगत अगर काम धंधे ना मिले तो हमें दूसरी जाति के काम को भी अपना लेना चाहिए। धन्यवाद। ये पाठ पूरा होता है, अगली वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।